चलो आगे आंसर कितना कितना आया, किसका किसका कितना कितना आया, क्या क्या आंसर आए? कैन यू गिव मी योर आंसर? रेज योर हैंड जिनका जिनका आंसर आ गया, कुछ ना कुछ एटलीस्ट। हाँ तो ट्राई ही पूछा है। 1 2 3 4 5 6। अदिति, क्यों बॉयज में 2 ही जनों का आया क्या? अथर्व आया नहीं, नहीं जमा। नंदेश, कार्तिक, नहीं जमा। चलो बताओ किसका किसका, बोलो भैया। 6,73,000 अप्रोक्सीमेटली आप बोलो। 942.11 भैया बोलो। क्या कंट्रीब्यूशन क्यों निकाला आपने? अरे भैया सिर्फ उतना ही क्वेश्चन है क्या? आगे भी क्वेश्चन है ना, आपने देख, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा क्या? फिर आपका आंसर आंसर पूछ रही हूँ मैं, आंसर कंट्रीब्यूशन निकालते हैं क्या? दैट इज क्वेश्चन मार्क। हाँ तो क्या पूछा था मैंने, बोलो बरखा। बरखा, हाँ 651,551। और साई 669,516। यशवी आपका भी आया था ना? अनुश्री आपका भी? सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकाला, ओके। हाँ ठीक है, चलो 3 ही कंटेंडर है पूरे क्लास में से जिसको उस दिन का कॉन्सेप्ट समझा था बेसिकली। अभी पहले अपन लिखेंगे यही क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा, ठीक है? तो आता है क्वेश्चन नंबर 41 पे, और फिर चेक करते हैं किसका आंसर करेक्ट है। सब जने ऑन योर कैलसीज, ओके? क्वेश्चन 41 कैलसी इन योर हैंड, मेमोरी इरेज कर दो कुछ है तो, ठीक है? आर लिमिटेड इज फेसिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉय टर्नओवर जो है उसका ज्यादा है। एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होना अच्छी बात है क्या? तो खराब चीज हो रही है। खराब चीज हो रही है तो इसका उसको रिपरकशन रहेगा। क्या रिपरकशन होगा? रिड्यूस्ड प्रॉफिट। एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ता है तो खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट अल्टीमेटली गोज डाउन, ठीक है? बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेज एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स, किस वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ रहा है और क्या हमने करना चाहिए तो एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा, वो सोचने के पहले ही बोले पहले ये तो देख ले कि हमको एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़े हुए की वजह से नुकसान कितना हो रहा। वही पूछा, देखो द मैनेजमेंट वांट्स टू हैव एन आइडिया ऑफ प्रॉफिट फोरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इन लास्ट ईयर। कितना प्रॉफिट गवा दिया बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहे हैं बेसिकली? क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? लास्ट ईयर सेल्स अमाउंट्स टू 99,63,960 एंड पीवी रेशियो वाज 20%। आप लोगों को जो जो प्रेजेंट थे उन सबको पीवी रेशियो पता है, जो जो अब्सेंट थे फॉर देम एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक काम करो सभी जने, ओपन योर नोट्स रजिस्टर, ओपन योर नोट्स रजिस्टर। ये लिखना है, ये नोट्स का पार्ट है जो मैं क्वेश्चन के बीच में लिख रही हूँ, पर आपको नोट्स में लिखना है। नहीं ठीक है, आप सिर्फ प्रॉफिट ही लिखो, अभी आपको कंफ्यूज होना नहीं तो ठीक है।
नंबर्स भी लिख लो। लिखा? मेरे पास प्लेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ वहां लिख रही हूँ, आप पूरा सिक्वेंशियली लिखो, ठीक है? कंट्रीब्यूशन इज टू सेल्स, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स जिसको बोलते हैं, या फिर ऐसा कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक सेल्स भी लिख सकते हो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे and in totality contribution can increase, and in totality contribution can increase based on volume. लिख लिया सबने? स्पेशली मे बैच प्लीज फोकस करो। पीवी रेशियो क्या नाम होता है? पीवी रेशियो का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो।
अपने वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है कि अपन प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हैं। तो इसका ना परसेंट फिक्स होता है। इसमें लास्ट एक लाइन आपको लिखना है, सेल्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो। कैसे क्या? सेल्स 100% होते हैं, सेल्स 100% होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट अगर से अपने एग्जांपल में कितना है 70% है, तो आपका पीवी रेशियो कितना बन जाएगा 30%। समझ में आ रहा क्या? यानी आपका सेल्स का एक हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, बचा हुआ हिस्सा कंट्रीब्यूशन रहेगा, विच इज पीवी रेशियो। अगर आपको पीवी रेशियो दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर अपने को जैसे अपने क्वेश्चन में अभी 41 क्वेश्चन में बोला है कि पीवी रेशियो इज 20%, मतलब 80% ऑफ सेल्स इज योर वेरिएबल कॉस्ट। यानी तुमने सेल्स जितना किया उसका 80% तो आपने वेरिएबल कॉस्ट में ही गवा दिया, तो तुम्हारे हाथ में पैसा कितना बचा? 20% ही बचा। समझ में आया? लॉजिक समझ रहा है क्या होता है पीवी रेशियो? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है पीवी रेशियो में? प्लीज अभी पूछो। समझा? समझा? पक्का? चलो, अब इतना भाषण लिखने के बाद पीवी रेशियो क्या रहता है वो तो समझ ही गया। अब करोगे क्या? आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको सेल्स बताया है, लास्ट ईयर का बोल रहे हैं, लास्ट ईयर का ही डेटा दिया है और लास्ट ईयर का ही पूछ रहा है अपने को, तो अपने को लास्ट ईयर का ही निकालना है। अभी आपको सेल्स का आंकड़ा दिया है, आपको पीवी रेशियो दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हो? कंट्रीब्यूशन फोरगॉन। हाँ, फर्स्ट पॉइंट में ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन फोरगॉन कितना आएगा? निकाल के बताओ कैसे करोगे। हाँ, कितना आ रहा है? 19,92,792 पॉइंट समथिंग है। ओके, फोरगॉन इसीलिए है कि भैया लास्ट ईयर सेल्स, अच्छा सेल्स है ना। ओ, ओहो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। अभी आपको क्या दिया है? आपको प्रॉफिट कितना फोरगो हुआ वो देखना है, और एम्प्लॉय टर्नओवर लास्ट ईयर के बेसिस पे आपको बताया लास्ट ईयर का सेल्स इतना था, यानी लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन इतना कमाया होगा, तो ये अर्निंग है, ये इतनी अर्निंग हुई थी आपकी लास्ट ईयर। ये फोरगॉन नहीं है, हाल फिलहाल ये फोरगॉन नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क बाय डायरेक्ट एम्प्लॉय force was 5.34 lakhs actual hours. The actual direct employee hours included 36,000 hours attributable to training new recruits, out of which half of the hours were unproductive. यानी कितने hours unproductive थे? 18,000 घंटे unproductive थे। अभी क्या बोल रहे हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ delays by personnel department in filling vacancies due to employee turnover, 1,20,000 potentially productive hours एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स, मतलब इसमें 18,000 इंक्लूडेड है क्या? नहीं, उसके अलावा ये एक 20 का एडिशनल नुकसान हुआ। समझ में आ रहे हो क्या? 18,000 अनप्रोडक्टिव घंटे हैं, यानी ये घंटे ट्रेनिंग में बर्बाद हुए, और ये बर्बाद हुए ड्यू टू लेट रिक्रूटमेंट। समझ में आ रहा है क्या? इतने घंटे अपने बर्बाद हो गए, कितने? 1,38,000 घंटे बर्बाद हो गए बेसिकली। समझ में आया क्या बात? अभी क्या बोल रहे हैं? द कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंट टू एम्प्लॉय टर्नओवर वर एनालाइज्ड एज फॉलोज। अभी अपने को ये खर्चे दिए, अभी अपने को बताना क्या क्या है। अपने को बताना है सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, अपने को बताना है कि जो आपने घंटे वेस्ट हुए उसमें क्या वेस्ट हुआ होगा अपना, क्या वेस्ट हुआ होगा अपने घंटे जितने वेस्ट हुए उसमें से कंट्रीब्यूशन उस पर लॉस हुआ होगा, उस पर यूनिट्स नहीं बने होंगे, यूनिट्स नहीं बने तो उस पर कंट्रीब्यूशन का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि उतने यूनिट्स नहीं बने, इसीलिए हम नहीं बेच पाए। बेचते थे तो सेलिंग प्राइस मिलता था, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जाता भी था।
समझ में आ रहा है? सेलिंग प्राइस मिलता था लेकिन वेरिएबल कॉस्ट साथ में जाता भी था, यानी नेट में अपने हाथ में कितना बचता था? अगर 100 रुपए की चीज है तो 20 ही रुपया बचता था। समझ में आया क्या? अगर मैं इतने प्रोडक्ट्स बेच देती थी, कितने प्रोडक्ट्स बेचती थी अभी अपने को पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन अपने को ये पता है कि कितने घंटे टोटल काम किया उसने, 5,34,000, जिसमें से 36,000 घंटे ट्रेनिंग वगैरह के थे। तो अपन 534 में से 36,000 माइनस कर देंगे, किस चीज के? ट्रेनिंग वगैरह के। तो बाकी बचे हुए आवर्स जो है वो प्रोडक्टिव आवर्स है, जिसमें प्रोडक्शन हुआ होगा, हाँ या नहीं? हाँ, 18 है, पर वो 36,000 किसके थे? ट्रेनिंग के थे। यानी बेसिकली क्या बात कर रहा है वो, ये समझो, पहले तो ये समझो 5,34,000 आवर्स है, उसमें से 36,000 ट्रेनिंग के घंटे हैं, तो पहले वो एक बार माइनस कर दो। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ इसलिए पहले वो एक बार माइनस कर दो। कितने बचे? 498। अभी 498, और ये 36,000 में से एक्चुअली में कितना टाइम वेस्ट हुआ है ट्रेनिंग में? 18,000। बाकी 18,000 घंटों में क्या किया होगा? ट्रेनिंग में उनको बताया होगा कि प्रोडक्शन कैसे करते, तो बचे हुए 18,000 घंटों में उन्होंने प्रोडक्टिव काम किया होगा। क्योंकि अपने को ये क्वेश्चन में बताया क्योंकि 18,000 घंटों में ही अनप्रोडक्टिव आवर्स हुए 36,000 ट्रेनिंग के टाइम में से, यानी बचे हुए 18,000 क्या हो गए? प्रोडक्टिव हो गए। तो वो एड बैक कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो कितने हो गए अब घंटे? 5,16,000 घंटे हो गए। अब 5,16,000 घंटों में कितना सेल्स किया उन्होंने? 5,16,000 घंटे काम करके कितने रुपए का सेल्स किया? 99,63,960 का सेल्स किया। यानी एक घंटे काम करके कितने का सेल्स कर पा रहे थे? 19.31 रुपए का सेल कर पा रहे थे। इसका ही 20% कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहे होंगे। 3.862, इतना रुपया कंट्रीब्यूशन एक घंटे के पीछे तुमको मिल रहा था। अब तुमने कितने घंटे गवाए? 1,38,000। 1,38,000 घंटों पे तुमने इतना कंट्रीब्यूशन पर आवर गवाया। अपन ने क्या किया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कंट्रीब्यूशन पर आवर पे चले गए। समझ में आ रहा क्या? क्योंकि अपने को दिया है क्या, कितना रुपया पर यूनिट टू पर आवर का रेशियो है? नहीं दिया है। तो अपन क्या करें? कंट्रीब्यूशन पर आवर पे चले गए। कैसे करें? कितना अपना ये 99,63 की जगह पे तुम डायरेक्टली 19,92,000 भी ले सकते हो। मतलब तुम वो करोगे तो वैसा भी चलता है। तो क्या करोगे? तुमने कंट्रीब्यूशन कितना कमाया? 19,92,792 रुपीज। कितने घंटों में कमाया? 5,16,000 में। यानी एक घंटे में तुमने कितना कंट्रीब्यूशन कमाया? 3.862। अब 3.862 का तुम कंट्रीब्यूशन एक घंटे में कमा सक रहे हो, लेकिन तुमने 1,38,000 घंटे ही गवा दिए, तो उस पर वो 3.862 का रुपया भी गवा दिया। समझ में आ रहा है? तो उतना आपका कंट्रीब्यूशन लॉस पर आवर और टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस उससे निकल जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस के लिए ही उन्होंने सेल्स का आंकड़ा दिया है। सेल्स को अपने को प्लस नहीं करना है। जो अर्निंग्स है ना, वो किस खुशी में दी है? वो इसलिए दी है ताकि आप जो है ये समझ पाओ कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना लॉस हो रहा है। इतना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो इतने घंटे में, तो पर आवर कंट्रीब्यूशन कितना, वो निकालने के लिए आपको वो डेटा दिया है। समझ में आ रही है क्या बात? क्लिक हो रहा है सबको? तो अभी आपका कंट्रीब्यूशन लॉस कितना है ऑन योर कैलसीज? 3.862 इंटू 1,38,000 कितना? ये आपका कंट्रीब्यूशन लॉस है। ये एम प्लस करो। इसके अलावा बाकी तो सीधा सीधा है, बाकी के नंबर्स दिए हुए सब आपको है, लिखो बाकी सारे। ऐसे ही किया था आपने। गुड। कितना आया? लिखो लिखो लिखो। लिखो नहीं, कैलसी पे बताओ करके। किया गया। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट कहाँ दिया है? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड करके क्या मिलेगा आपको? पूरे ही आवर्स ले लिए क्या? वो 5,16 थे ना। हाँ, प्रोडक्टिव तो मैंने उसमें से 120 माइनस कर दिया। तो 120 ओवर एंड अबव बोल रहे हो ना?
पोटेंशियली प्रोडक्टिव एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स बोल रहे हो ना? क्योंकि वो ऊपर क्या बोल रहा है, एक्चुअल आवर्स उतने काम किए, यानी उसमें 21 होगा क्या? क्यों होगा? पोटेंशियली प्रोडक्टिव आ रहा है क्योंकि एम्प्लॉय को अपन ने रिक्रूट ही नहीं किया, तो अपन वो एक्चुअल काम कर सकते हैं क्या? वो घंटे वो 5,34 में है ही नहीं। समझ में आ रहा क्या वो उसका? हाँ, तो वो सोचना पहले, 534 में वो 120 थे ही नहीं, तो फिर माइनस करने का बात ही नहीं आता ना। समझा? वहां पे गड़बड़ करा आपने। क्या गड़बड़ किया भैया? पूरे से डिवाइड कर दिया। हाँ, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग था। चलो, अब मैंने ये कैटेगरी के 2 क्वेश्चन करा दिए आपको। अब दोनों भी क्वेश्चन लिखेंगे। पहले कौन सा लिखेंगे? अगर ये 41 पहले लिखेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, पहले इजी क्वेश्चन लिखो। तो आ जाओ 68 पे, विथ प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसा लिखना है। 62 68 एक ही बात है, दोनों सेम नंबर है। सिक्सटी टू और 68 का नंबर सेम है। लेट्स डू 68। माताओं मेरी बातें थोड़ा कम कर लो। चलो, क्या क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 68 अब लिखना है। हाँ, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आपको लिखना है। पहले लिखो वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1। क्या प्रोसेस को लिखना है? वर्किंग नोट 1 लिखा। क्या क्या कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले? प्रोडक्टिव आवर्स निकालो, फिर प्रोडक्टिव यूनिट निकालो। ऐसा गोल गोल घूम के मत करो, सीधा सीधा कर लेते हैं। देखो आपको क्या बोला है क्वेश्चन, सबने पढ़ा क्या? सबसे पहली चीज तो नहीं पढ़ा है तो साथ में आ जाओ। ज्योति लिमिटेड वांट्स टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, सेम चीज पूछ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 17-18 ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, सिर्फ लेबर टर्नओवर की वजह से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो बताओ। ठीक है, फॉर द पर्पस इट हैज गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आपको डेटा दे दिया। क्या क्या दिया? ट्रेनिंग पीरियड फॉर न्यू रिक्रूटीज 50,000 घंटे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी इज 60% ऑफ एक्सपीरियंस वर्कर। टाइम रिक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। अभी आपको ये 3 चीजों से क्या पता चलता है? आपको क्या लिखना चाहिए? एक्चुअल आवर्स कितने हैं, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? स्टैंडर्ड आवर्स 5,000, 50,000, सॉरी 5,000 नहीं, आवर्स बोली ना मैंने। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 50,000। तो यूनिट पर आवर कितना है? 10 आवर्स पर यूनिट है। तो यूनिट पर आवर नहीं निकाल सकते, 5,000 कैसे आएगा? यूनिट्स पर आवर नहीं, आवर्स पर यूनिट कितने? 10 आवर्स। आवर्स पर यूनिट कितने? 10 आवर्स। 10 घंटे में एक यूनिट बनता है। अपने पास कितने घंटे थे? 50,000। तो देयर फोर स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए था? 5,000 यूनिट बनने चाहिए थे 50,000 घंटे में। समझ में आ रहा है? एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालोगे? आपको मैंने लिखा है एफिशिएंसी, इसी को प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी कितनी है? 60% इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं अपन? स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल की एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड? एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। तो क्या हो जाएगा?
यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट की जगह पे आप लिख लोगे 5000, देयरफॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल्स टू 3000। समझ में आया? यहाँ पे समझा? अभी इसके आगे क्या लिखोगे? देयरफॉर कंट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू लेस प्रोडक्टिविटी कितना? सबसे पहले तो 5000 माइनस 3000 यानी 2000 यूनिट पे निकलेगा। ये समझा सबको? 2000 यूनिट अपने कम बने। सबको ये चीज समझ में आ रही है कि 2000 यूनिट अपने कम बने? क्लियर है सबको ये बात? अब 2000 यूनिट पे देखो, आपको आगे बताया आगे के पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 4, सेलिंग प्राइस कितना है? 180 और पीवी रेशियो 20, तो इंटू 180 रुपए का 20% गवाया तुमने। समझ में आ रहा है? 180 रुपए का 20% गवाया कितने यूनिट्स पे? 2000 यूनिट पे। क्योंकि 3000 यूनिट तो तुमने बना लिए 5 में से, तो 2000 नहीं बना पाए, उस पर तुमने कंट्रीब्यूशन का लॉस किया। कैसे? तो उस पर तुमने सेलिंग प्राइस का लॉस किया 180 रुपए का, पर उसका 80% वेरिएबल कॉस्ट का भी लॉस हुआ, तो तुम्हारा उतना खर्चा भी कम लगा। तुम्हारा उतना खर्चा भी तो कम लगा, तो नेट नेट में तुम्हारा लॉस कितना हुआ? 20% का ही लॉस हुआ। समझ में आ रहा है क्या? कितना अमाउंट आता है इसका? तो ये 72,000 रुपीज। ठीक है, समझा क्या? ये पॉइंट समझा? पॉइंट नंबर 1 समझा? अभी इसके अलावा वर्किंग नोट आई थिंक एक ही चीज का है। हाँ, अब लिखो, ये आपकी वर्किंग नोट 1 हो गई। अभी वर्किंग नोट 2 देखो, 20% ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव। कितना आउटपुट बनाया? वर्किंग नोट 2, उसमें सबसे पहले लिखो एक्चुअल आउटपुट कितना? 3000 अपन ने निकाला ही है ना ऑलरेडी, तो लिखने का काम नहीं है, ये डायरेक्टली 3000 लिख लो। 3000 एक्चुअल आउटपुट। सो फिर देयरफॉर डिफेक्टिव आउटपुट इज इक्वल्स टू कितना? 20%। तो 3000 का 20% कितना? 600 यूनिट्स। तो देखो क्या बोल रहे हैं आगे क्वेश्चन में, डिफेक्टिव आउटपुट का क्या करना है? कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट वाज ₹25, यानी अपने को 25 रुपए का एडिशनल खर्चा लगा डिफेक्टिव यूनिट्स को नॉर्मल बनाने के लिए। तो लिखो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज इक्वल्स टू 600 यूनिट्स इंटू ₹25 पर यूनिट। कितना? 15,000। ये आपकी 2 वर्किंग नोट बन गई। अब इसके अलावा क्या पूछा है? पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस, पॉइंट नंबर 3 पढ़ रही हूँ अब मैं, ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट के लिए लेट हो गया, तो उसने उतने घंटे काम कर पाया क्या? कोई व्यक्ति अगर रिक्रूट ही नहीं हुआ तो वो उतने दिन काम कर पाएगा क्या? मैंने फॉर एग्जांपल 1 अगस्त से किसी व्यक्ति को हायर करना चाहिए था, मैंने 16 अगस्त से किया, तो 15 दिन तो वो आदमी आया नहीं ना, तो 15 दिन वो काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो उसका 15 दिन का काम जो हो सकता था वो नहीं हुआ, यानी 15 दिन के घंटे उसके जो आने चाहिए थे वो वेस्ट हो गए। वैसी ही बात वो बोल रहा है, भैया हमने लेट कर दिया, कितने घंटे वेस्ट हो गए? 1 लाख घंटे। अगर वो टाइमली रिक्रूट कर लेते थे तो 1 लाख घंटे वो एम्प्लॉयज काम कर सकते थे। 1 लाख घंटे वो एम्प्लॉयज काम कर सकते थे। अगर वो काम करते थे तो क्या होता था? 1 लाख घंटे में कितना आउटपुट बनता था? एक आउटपुट 10 घंटे में बनता है, तो 1 लाख घंटे में कितना? 10,000 यूनिट्स बनने चाहिए थे। अब 10,000 यूनिट्स अगर बन जाते तो हमारे 10,000 यूनिट 180 के भाव पे बिक भी जाते, और 10,000 यूनिट पे 180 का 80% हमको चार्ज भी हो जाता वेरिएबल कॉस्ट के नाम से, और 20% का प्रॉफिट हमारे जेब में कंट्रीब्यूशन के नाम से बच जाता था। समझ में आ रही क्या बात? पर अब वो अपने हाथ में आया क्या? क्यों नहीं आया? क्योंकि हम यूनिट से नहीं बनाए। यूनिट्स क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हमने उतने घंटे काम ही नहीं करवाए। काम क्यों नहीं करवाया? क्योंकि भैया ने रिक्रूट ही नहीं किया। समझ में आ रहा क्या सीक्वेंस?
वो रिक्रूट कर लेते थे तो काम हो जाता था, काम हो जाता था तो फिर रेवेन्यू बनता था, रेवेन्यू बनता था तो वेरिएबल कॉस्ट भी बनता था, वेरिएबल कॉस्ट बनता था तो कंट्रीब्यूशन भी मिलता था बचा हुआ। समझ में आया क्या? सीक्वेंस समझ में आ रहा है? लिंक्ड है पूरा। तो अब एक और वर्किंग नोट 3, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू lost hours as a result of delay in recruitment. क्या लिखा मैंने? लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू लॉस्ट आवर्स, जितने घंटे लॉस्ट हो गए। कितने घंटे लॉस्ट हो गए? बोले जितने घंटे डिले किया रिक्रूटमेंट के लिए। कितने घंटे डिले किया? 1 लाख आवर्स डिवाइडेड बाय 10 आवर्स। तो ये क्या हो गया? यूनिट्स हो गया बेसिकली। ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स हो गया, इंटू 180 रुपीज इंटू 20%। ये उसका कंट्रीब्यूशन है। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या? मीका समझ रहा है? सृष्टि, अदिति समझ रहा है? गौरव, फोरगॉन कंट्रीब्यूशन है। नियाल समझ में आ रहा है? नंदेश, अथर्वा, समर समझ रहा है? सफवान समझ रहा है ना सबको? समझा क्या? ये तीन पॉइंट समझे क्या? अब ये 3 पॉइंट के अलावा बाकी तो देखो सीधे सीधे किस्सा कहानी है। अपने अब 4 पॉइंट कवर हो गए। पॉइंट नंबर 1 देख लिया, पॉइंट नंबर 2 देख लिया, पॉइंट नंबर 3 देख लिया, पॉइंट नंबर 4 अपन ने 1 के साथ यूज किया था, है ना? मतलब वो 1 और वो सबके साथ ही यूज हो गया, वो सबके साथ ही यूज हो गया। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? सेटलमेंट कॉस्ट टू द वर्कर्स लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं उनको सेटलमेंट का पैसा देना पड़ेगा। तो यानी ये कंपनी के लिए खर्चा है एक प्रकार का। फिर रिक्रूटमेंट कॉस्ट, नवे एम्प्लॉयज को हायर किया, उसके लिए आपने इंटरव्यू शेड्यूल किया था, इंटरव्यू शेड्यूल किया था तो इंटरव्यूअर भी लगाऊंगा। इंटरव्यूअर जो व्यक्ति था उसने इंटरव्यू के चार्जेस लिए, वो उसके रिक्रूटमेंट कॉस्ट में जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ट्रेनिंग कॉस्ट, कोई बाहर का व्यक्ति आके ट्रेन कर रहा है तुम्हारे एम्प्लॉयज को तो ट्रेनिंग का भी खर्चा लगेगा। समझ में आ रहा है? ये सब खर्चे हैं। अब ये वर्किंग नोट हो गई तो अब अपन प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फोरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फोरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर। उसमें फर्स्ट लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ब्रैकेट में अनप्रोडक्टिव आवर्स, ब्रैकेट में अनप्रोडक्टिव आवर्स, और उसके बाद में वापस ब्रैकेट बनाओ, उसमें लिखो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। कितना? हाँ लिखो, अमाउंट के कॉलम में 72,000। सेकेंड पॉइंट में लिखो, क्या लिखोगे? रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट 2, और अमाउंट में कितना लिखोगे? 15,000। समझ में आ रहा है क्या सबको? भाइयों और बहनों समझ रहा है क्या सबको? लिखा? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखो, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ब्रैकेट्स में पहले एक्सप्लेनेशन लिखो, डिले इन रिक्रूटमेंट, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ब्रैकेट में डिले इन रिक्रूटमेंट,
फिर ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में उसी के बाजू में वर्किंग नोट 3 कितना 3,60,000 लिखा। यहां तक हो गया सबका। पॉइंट नंबर 4 सेटलमेंट कॉस्ट। पॉइंट नंबर 4 सेटलमेंट कॉस्ट 1,83,480 क्वेश्चन में दिया है, तो ब्रैकेट में गिवन लिख सकते हो। फिर लिखो रिक्रूटमेंट कॉस्ट, 5th नंबर पे रिक्रूटमेंट कॉस्ट ब्रैकेट्स में गिवन 156,340 156,340। फिर 6 नंबर ट्रेनिंग कॉस्ट गिवन कितना 113,180 1,13,180 113,180 लिखा। टोटल प्रॉफिट फोरगॉन, नेक्स्ट पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट फोरगॉन कितना आएगा 9 लाख रुपीज। समझ में आया? समझा कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन को। जहां पे कैलकुलेशन है उसका वर्किंग नोट बनेगा, जहां पे कैलकुलेशन नहीं है वो सीधा सीधा लिखना है। ठीक है क्या? हाँ या नहीं? तो आगे का क्वेश्चन करें क्या? कौन सा क्वेश्चन था? 41 था। आ जाओ 41 पे। 41 पे आ जाओ। स्टेशन चलो क्वेश्चन नंबर 41 प्रेजेंटेशन लिखो। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन on unproductive hours, on unproductive hours। उसमें नीचे लिखो सबसे पहले प्रोडक्टिव आवर्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्टिव आवर्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5,34,000 माइनस नहीं, हाँ इंटू 50%। हाँ डायरेक्ट 18,000 भी लिख सकते हो। 5,36,000 माइनस 18,000 सीधा सीधा कितना आ गया, लिख लो। फिर लिखो अनप्रोडक्टिव आवर्स इज इक्वल्स टू, unproductive hours is equals to 1,20,000 plus 18,000। पता है ना 1,20,000 क्या है 18,000 क्या है, लिखो डिटेल में चलेगा। कितना हो गया 1,38,000। अभी लिखो कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स इज इक्वल्स टू, कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स इज इक्वल्स टू
सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो करो, 99,63,960 इंटू 20%, कितना आ रहा है? लिखो, लिखा? अभी लिखो, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अर्नड डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर्स, यानी ये आपका कंट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव आवर आ गया इनटू अनप्रोडक्टिव आवर्स। समझा क्या मैंने क्या किया? कितना कंट्रीब्यूशन पर आवर लॉस्ट हुआ पहले वो निकाला, इनटू कितने आवर्स अपने लॉस्ट हुए वो लिखा। समझा? तो क्या आएगा आपका? पहले तो 1992 जो नंबर आया था कंट्रीब्यूशन का वो लिख लो, डिवाइडेड बाय 5 लाख, कितना था? 16,000, और इनटू 1,38,000, कितना आ रहा है? हाँ करेक्ट है, 532,956 फाइनल आंसर। हाँ फाइनल आंसर। क्या ऐड होगा? क्या ऐड करना है? क्या पीछे वाला? क्या ऐड नहीं करना है? हाँ अरे भैया ये वर्किंग नोट है ना, अभी अपन ने सिर्फ इतना ही निकाला, इसमें क्यों करेंगे? इसमें क्यों करेंगे? इसका उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, समझो? हाँ समझ रहा है ना सबको? अब लिखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फोरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फोरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर। उसमें पहले लिखो, उसमें सबसे पहला लिखो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू अनप्रोडक्टिव आवर्स, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1, कितना आया? 532,956। फिर सेकंड क्या लिखोगे? ये लाइन से ये डब्बा कॉपी कर लो। अब ये डब्बा कॉपी कर लो आंसर। एक एक ही चीज थी जो अपने को निकालना था, बाकी तो उन्होंने इजीली अवेलेबल दिया है, रेडीली अवेलेबल दिया है। डब्बा बना लो आगे का, पहली लाइन लिख के दी हूँ मैंने, बाकी का डब्बा कॉपी पेस्ट कर लो क्वेश्चन में से। लिखा? फिर लिखो टोटल प्रॉफिट फोरगॉन इज इक्वल्स टू, और टोटल लिख लो उसकी, टोटल प्रॉफिट फोरगॉन इज इक्वल्स टू टोटल लिख लो उसकी। हाँ 669,516। साई शर्मा का आंसर करेक्ट, वेरी गुड। अभी आपका कौन सा हो गया? 41 हो गया, 68 हो गया, और 29 किससे सेम है? एग्जैक्ट सेम है क्या? ओके तो 29 पे कट कर दो, 24 लिखो अभी, 24, 24 पे आओ। हाँ तो 24 होमवर्क है आपका, लिख लो।
क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क। अभी 36 पे आ जाओ। 36 और 65 ये दोनों भाई बहन है। आज अपन ये एक और पढ़ेंगे 36 और 65 दो क्वेश्चन। हाँ किस चीज के आज के? ये कैटेगरी के लास्ट क्वेश्चन, इसीलिए ये कैटेगरी के क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने साथ में, टर्नओवर वाले, समझा? वो आज का टारगेट नहीं लिखा है मैंने, चिंता मत करो। एक होमवर्क मिला 24। अभी 36 और 65 में से अपन कौन सा करें, आप लोगों का चॉइस है। 36 अपन कर रहे हैं तो 65 होमवर्क लिख लो पहले। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है? क्लियर है क्या सबको? तो आपका 24 और 65 दो होमवर्क हुए आज के तारीख में। 24 और 65 ये दो होमवर्क हो गए आपके आज के तारीख में। ये कितने बज गए है अपने पास समय? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखो बहुत मस्त दिख रहा क्वेश्चन, कितना क्यूट क्वेश्चन है, देखने को ही अच्छा लग रहा। अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन्स डाउन, क्लोज योर रजिस्टर, सिर्फ क्वेश्चन बैंक सामने ओपन रखो और सारा ध्यान, जब मैं बोलूं बुक में देखना है तो बुक में देख के क्वेश्चन पे ध्यान देना है, जब मैं बोलूं बोर्ड पे देखना है तो बोर्ड पे देखना है। अगर आपका सीक्वेंस मिस हुआ तो ये क्वेश्चन आपके लिए 0 बन जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, पर अगर सीक्वेंस गड़बड़ आया तो गए, समझा क्या? सीक्वेंस इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? चलो शुड वी स्टार्ट। क्वेश्चन 36। HR Limited is processing its legal industry, progressing its legal industry. One of its trainee executives, Mr. H, in the personal department has calculated labor turnover rate 24.92%. ये भैया ने क्या किया, कोई तो है मिस्टर एच, उसने लेबर टर्नओवर निकाला। आपको भी आता है लेबर टर्नओवर निकालते, क्या क्या तरीकों से निकाल सकते हो? 5 एक्सेशन। अभी ये भैया ने निकाला फ्लक्स मेथड से। देखो उन्होंने बोला है, क्या बोला है भैया ने, फ्लक्स मेथड से निकाला। यानी इन्होंने क्या क्या कंसीडर किया है, सभी कुछ कंसीडर किया है। अपने को ये देखना है ये भैया ने जो काम किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, सबसे सीधी सीधी बात। उसने जो आंसर निकाला और अपन ने जो आंसर निकाला वो सेम है क्या, यानी उसने सही काम किया है। अगर सेम नहीं है यानी उसने गलत काम किया है, अपन सही कर रहे, ठीक है? अभी अपने को डेटा दे दिया, फॉलोइंग इज डेटा प्रोवाइडेड बाय पर्सनल डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट ईयर। अब अपने को जब डेटा दिया उन्होंने ज्यादा होशियारी किया, आधा डेटा मिसिंग दे दिया, ठीक है? अभी डेटा कैसा है, आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइंड है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट है और एट द एंड है। मैंने आपको ऐसे ही कराया था, लेबर टर्नओवर का पहला क्वेश्चन जब कराया था मैंने आपको हमेशा लिखवाया था ओपनिंग लो, उसमें ऐड करो न्यू ज्वाइनीज, लेस करो लेफ्ट और क्लोजिंग टोटल आना चाहिए। मैच करवाई थी कि नहीं करवाई थी बताओ? करवाई थी। यही वो चीज है, उन्होंने ऐसे आड़ी लिखी है, मैंने खड़ी लिखी थी, कोई फर्क है क्या? लेकिन एक ही बात है, ओपनिंग प्लस ज्वाइनिंग यानी टोटल कितने एम्प्लॉइज हो गए, लेस रिजाइनीज या लेफ्ट, तो अपने नेट कितने एम्प्लॉय बचे, अंत तक कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, तो एट द एंड। समझ में आया क्या? पहली लाइन तो उन्होंने पूरी भर के दी, करेक्ट है क्या? खाली चेक कर लो करेक्ट है क्या? 810 प्लस 1620 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 2340, करेक्ट है? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? लेफ्ट वाले माइनस होते हैं, आपके पास शुरुआत में कितने थे? 810 लोग थे, अंत में कितने हैं? 2340 है। इसका ही मतलब क्या है, 1620 ज्वाइन हुए और 90 जने छोड़ के गए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? क्लियर है? अभी पहली लाइन तो उन्होंने भर के दी, आगे की लाइन भर के दी क्या? पर अगर अपने पास 3 है नंबर आउट ऑफ द 4 तो आप फोर्थ नंबर निकाल सकते हो। 3 आउट ऑफ 4 रहा तो फोर्थ नंबर निकाल सकते हो। तो अभी सिक्वेंशियली चलने का, ठीक है?
ह्यूमन रिसोर्स निकाल सकते हो क्या? हाँ, क्योंकि 3 नंबर है तो कितना आएगा? देखो 60 बचे आखिरी में, किसके बाद? 90 छोड़ के जाने के बाद। तो 90 छोड़ के जाने के पहले कितने होने चाहिए थे? क्या करोगे? ओपनिंग प्लस एडिशन 30 माइनस लेफ्ट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग। क्या करोगे? 60 प्लस 90 माइनस 30 करोगे। बैकवर्क समझ में आ रहा है क्या सबको? किसी को डाउट है? ये बैकवर्क है, उल्टी साइंस चलती है। 60 में 90 माइनस लिखा है वहां पे तो प्लस होगा, और 30 प्लस लिखा है तो माइनस होगा। ये समझ में आता ना? ये बताने की जरूरत है क्या किसी को? प्लीज मेरे को बताओ, आता है कि नहीं आता है उतना? आता है पक्का? सबको आता है? अनुश्री जाओ, नहीं पर जाओ मुझे ऑफिस, अरे जाओ। तो ओपनिंग कितना बन गया आपका? 120। 2 लाइन फिल हो गई। अब ये 2 लाइन के अलावा मुझे बताओ कहीं पे भी आपको 3 नंबर दिए है क्या? कहीं पे क्वेश्चन मार्क है, कहीं पे डैश है? डैश का मतलब 0 है क्या? कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। अज्यूम नहीं करना कि 0 है। क्वेश्चन में नीचे बताया रहेगा तो अपने को 0 की जगह पे वो आंकड़ा लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? अदरवाइज नॉर्मली डैश इज इक्वल्स टू 0, बट क्वेश्चन में अगर नीचे बोला है तो अपने को देखना पड़ेगा। अभी देखो नीचे क्या बोला है। देखो क्वेश्चन मार्क है यानी वहां पे तो पक्का आंकड़ा है कोई, तो डैश है उसका मतलब वहां पे 0 होना चाहिए आइडियली। तो आप मेरे को बताओ ये आप निकाल सकते हो कि नहीं? नहीं ये नहीं, ये आप निकाल सकते हो कि नहीं? आइडियली हाँ, पर अगर उसके बारे में नीचे कुछ दिया रहा कि लेफ्ट के बारे में तो फिर क्या करोगे? फिर वो कंसिडर करना पड़ेगा। इसीलिए डायरेक्ट निकालना क्या नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ना। जहाँ पे 3 नंबर पूरे दिए हैं, जहाँ पे 3 नंबर पूरे दिए, जैसे फर्स्ट पार्ट में दिए थे पूरा ही दिया था चारों, सेकंड में दिए थे तीनों, तो जहाँ पे एग्जैक्टली आपको 3 नंबर दिख रहा है और एक ही क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पे अपन निकाल सकते हैं। उसके अलावा कहीं पे निकाल सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क है वो चीज डाउटफुल है हमें। समझा क्या? अब देखो, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी शुरुआत में देयर वर टोटल 1158 एम्प्लॉइज ऑन पेरोल ऑफ द कंपनी। यानी क्या बोल रहा है? ये सब भाइयों और बहनों की मिला के टोटल है 1158। किसकी? यहाँ की बिगिनिंग की टोटल। समझ में आ रहा क्या? ये सब मिला के ये जो टोटल बनेगी ये 1158 बनेगी। समझ में आया क्या? कॉलम फर्स्ट की टोटल कहाँ से कहाँ तक की? यहाँ तक की लिटिगेशन अटॉर्नी तक की, ऊपर से लेके नीचे। उसके नीचे 2 अलग अलग टेबल दिए, वो टेबल क्या है वो अपन समझेंगे, ठीक है? अभी अपन पहले स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। द ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ लीगल सेक्रेटरी, कौन सी लीगल सेक्रेटरी है भैया? ये वाली। फिर कौन है? स्टाफ अटर्नी, कौन सा है? ये वाला। एंड एसोसिएट अटर्नी, एसोसिएट अटर्नी ये है। यानी ये 3 के बारे में बात कर रहा, ये 3 के बारे में बात कर रहा। समझ में आ रहा है? वर इन द रेशियो 3:3:2। क्या बोले? ओपनिंग जो था इसका 3:3:2 में था, पर अपने को ये पता है कि इन तीनों का मिला के ओपनिंग कितना था? अभी तो अपने को पूरे टोटल का ओपनिंग पता है, तो पहले अपने को किसके ओपनिंग निकालना जरूरी है ये तीनों के लिए? ये नीचे के तीनों के। समझ में आ रहा क्या? ये नीचे के तीनों के क्यों? क्योंकि ये ऊपर के दोनों के तो आपने निकाल लिए ना, ऊपर के दोनों के हो गए, ये नीचे के तीनों के भी हो जाएंगे, तो टोटल में से वो सब हट गए, तो बचेंगे किसके? ये तीनों के मिला के। समझ में आ रहा क्या? फिर ये जो बचेंगे ये तीनों के मिला के उसको ये प्रपोर्शन में बांटना है। हाँ या नहीं? लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? अब इसमें दिक्कत क्या है? सिर्फ एक लिटिगेशन अटर्नी दिक्कत है, बाकी सब तो अपना सॉल्व हो गया। तो लिटिगेशन अटर्नी के बारे में अगर कुछ बोला है तो अपन वो पहले करेंगे, ताकि अपने पास ओपनिंग का डेटा आ जाए और ये तीनों का ओपनिंग तो पता चल जाए भैया। समझ में आया क्या? क्लियर है? क्वेश्चन का सीक्वेंस कैसा चल रहा है? सीक्वेंस कैसा चल रहा है? समझ में आ रहा है? अभी देखो क्या बोल रहे हैं। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अबैंडन द पोस्ट ऑफ लिटिगेशन अटर्नी। बात लिटिगेशन अटर्नी के बारे में ही कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली ऑल लिटिगेशन अटर्नीज वर ट्रांसफर टू सब्सिडरी कंपनी। मतलब क्या किया? ट्रांसफर टू, इसका मतलब क्या होता है? अपनी कंपनी में लिटिगेशन अटर्नी नाम की एक
मतलब पोजीशन थी, वहां पे कितने जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको उठाया, अपनी सब्सिडरी कंपनी है कोई, उसके पेरोल में ढकेल दिया, अपने कंपनी से निकाल के उनकी कंपनी में ऐड करवा दिया। तो उनकी कंपनी में ऐड हुए होंगे, सब्सिडरी की अपनी कंपनी से गए हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लोजिंग जीरो आएगा। गुड लॉजिक। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि अपन ने लिटिगेशन अटर्नी बंद कर दिया, पूरा खत्म, किस्सा कहानी खत्म। तो लिटिगेशन अटर्नी खत्म, तो यहाँ पे जीरो। ये चीज समझी क्या? समझ में आई? क्लोजिंग जीरो। अब ओपनिंग कितना? जितना अपन ने ट्रांसफर करा। ट्रांसफर करा मतलब अपने कंपनी से कहाँ जाएगा? ये दो डैश में से कहीं पे जाना पड़ेगा ना। यहाँ पे आएगा क्या एडिशन में? यहाँ पे एडिशन में आएगा क्या? ज्वाइन में आएगा क्या? नहीं। अपन ज्वाइन करवा सकते थे क्या? नहीं। अपन तो कंपनी में से हटाना चाहते थे, तो ज्वाइन क्यों करवाएंगे? तो ये भी जीरो आ जाएगा। समझ में आया क्या? ये वाली डैश का मीनिंग जीरो है, दैट मीन्स। अब ये जो डैश है लेफ्ट वाली, लेफ्ट वाली जो डैश है, लेफ्ट ही है ना वो कॉलम का नाम, वो डैश का क्या मीनिंग रहेगा? देखो, एम्प्लॉयज ट्रांसफर्ड टू सब्सिडरी कंपनी, दिख रहा है आपको टेबल? टू सब्सिडरी कंपनी का टेबल दिख रहा है क्या? अब ये टू सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या है? अपनी कंपनी से उठ के सब्सिडरी कंपनी में गए। कितने लोग गए भैया? लिटिगेशन अटर्नी में 90 लोग गए। इसका मतलब अपनी कंपनी से 90 गए। कितने होंगे फिर? 90 होंगे तभी 90 गए। 90 गए और 100 रहेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। 90 गए पर 80 थे ओरिजिनली, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक? कैसे अपन ने 90 निकाला? लॉजिक समझ रहा है सबको? क्लिक हो रहा है पक्का? समझ में आ रहा है ना सबको कैसे कर रहे हैं? तो अपन ने लिटिगेशन अटर्नी का ओपनिंग निकाल लिया 90। यहाँ तक के क्लियर है किस्सा कहानी? अब अपना क्या मोटो था? लिटिगेशन अटर्नी का ओपनिंग निकालने का मोटो था। क्यों? क्योंकि अपने को देखना था ये तीनों का ओपनिंग कितना बचता है। तो ऑन योर कैलसीज 1158 माइनस रिकॉर्ड क्लर्क का कितना है ओपनिंग? 100 810, रिकॉर्ड क्लर्क 810, फिर माइनस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कितना? 120, माइनस सीनियर स्टाफ अटर्नी कितना? 6, माइनस सीनियर रिकॉर्ड्स क्लर्क कितना? 12, माइनस लिटिगेशन अटर्नी कितना? 90। समझ में आ रहा है? कितना बचा? 120। अब ये 120 जो है वो किसका है? ये तीनों का है, लीगल का है, स्टाफ अटर्नी और एसोसिएट का है। समझ में आ रहा है? ये तीनों का मिला के 120 है। ये 120 को ये प्रोपोर्शन में बांटो, 3:2 45 45 और 30। समझ में आया क्या? 15 नहीं। समझ में आया क्या? आपको सबके ओपनिंग आ गए। अब यहाँ तक के सबको क्लियर है? यहाँ पे सबके ओपनिंग आ गए। अभी अपने को आगे दिया है क्या कोई डेटा और क्वेश्चन में? नहीं दिया है। अपन ने वहां पर लिया जितना थ्योरी में बोला था। अब थ्योरी के अलावा डेटा काय में दिया है? डब्बों में दिया है। अपने डब्बों के अलावा ये दो डब्बों में दिया है, जिसमें से अपन ने ये वापर लिया लिटिगेशन अटर्नी। ये लाइन खत्म। समझ में आ रहा है? अब क्या बचा? एसोसिएट अटर्नी। अपन ने एसोसिएट अटर्नी को कितने ट्रांसफर करे? 15 लोग। यानी अपने कंपनी में से कितने लोग गए? आए क्या अपने कंपनी में? नहीं। टू है, वर्ड क्लियरली पढ़ना, ट्रांसफर टू। टू यानी अपने कंपनी से जा रहे। समझ में आ रहा क्या? कितने? 15। कहाँ पे जाएंगे? एसोसिएट अटर्नी में जाके बैठेंगे। एसोसिएट अटर्नी कहाँ पे है? ये रहा। इसमें 15 जाके बैठे। देखो मैच हो रहा क्या? 30 थे, 30 आए, 60 हो गए, 15 गए, 45 बचना चाहिए, 45 बच रहे। करेक्ट है? क्लियर है? अब ये लाइन भी वापर लिए। अब अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाला, एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। अब क्या हो रहा है? जैसे अपनी सब्सिडरी को अपन ने भेजे, वैसे अपनी सब्सिडरी ने भी उसके वहां से ढकेल के कुछ लोग अपने पास भेजे। समझ में आ रहा क्या? किसको किसको भेजा उसने? सीनियर स्टाफ अटर्नी के 12 लोगों को भेजा। यानी अपने कंपनी में आए ज्वाइनी। सीनियर स्टाफ अटर्नी कहाँ है? सीनियर स्टाफ अटर्नी 12 लोग आए। समझ में आया क्या? 12 लोग आए। अपने पास 6 थे, 12 आए, कितने हो गए? 18। 18 और एंड में भी 18 है। इसका ही मतलब ये डैश का मीनिंग क्या हो गया? जीरो। समझ में आ रहा? हर जगह पे डैश का मीनिंग जीरो है क्या? अब समझा मैं क्या बोलना चाह रही थी? वो क्वेश्चन आपको खाली
कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, क्वेश्चन हो या डैश हो पूरा ही ब्लैंक निकालना है, टेबल आंकड़े जहां पे नहीं है पूरे आंकड़े फिल करना है, ठीक है क्या? अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सीनियर रिकॉर्ड्स क्लर्क, ये भी वापर लेंगे, 39 लोग अपने पास आए, सीनियर रिकॉर्ड्स क्लर्क के 39 लोग अपने पास आए, सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क में 39 लोग अपने पास आए, 12 थे 39 आए, 51 हो गए तो 0। अब बचा कौन, लीगल सेक्रेटरी बचा, लीगल सेक्रेटरी बचा, देखो क्या क्या हो गया आपका, क्या क्या हो गया आपका, लिटिगेशन अटर्नी फिल हो गया, सीनियर रिकॉर्ड्स क्लर्क हो गया, सीनियर स्टाफ अटर्नी भी हो गया, एसोसिएट अटर्नी हो गया, स्टाफ अटर्नी बचा है, स्टाफ अटर्नी देखो 45 आए, 30 45 थे 30 आए, कितने हो गए 75, 75 में से 30 गए, कितने बचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, समझ में आया? अब ये भी हो गया, फिर लीगल सेक्रेटरी कितना, 45 थे 90 आए, कितने हो गए, एक 35, एक 35। अभी यहाँ पे इसके बारे में कुछ बोला है क्या, कितने गए, ये इसके बारे में कहीं पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली क्या, नहीं, तो इसको 0 ही अज्यूम करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये 0 होगा, ये डैश, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो कितने हो गए 135, समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? ह्यूमन रिसोर्स तो अपन ने पहले ही भर लिया था, और रिकॉर्ड क्लर्क तो उन्होंने भर के ही दिया था, समझा, अपना टेबल फिल हो गया पूरा, समझा क्या, टेबल फिल हो गया अपना। पर अपने को ऐसा चाहिए कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइन और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट, ये अपने काम आता क्या, अपने को क्या निकालना है, लेबर टर्नओवर निकालना है एज पर फ्लक्स, अपने को क्या निकालना है, लेबर टर्नओवर एट द एक्सपर्ट फ्लक्स, क्यों, क्योंकि उसने निकाला है 24.92, अपने को उसको चेक करना है। अभी अपने को एवरेज वर्कफोर्स लगता, एवरेज वर्कफोर्स के लिए क्या करोगे, टोटल ऑफ द बिगिनिंग एंड टोटल ऑफ द एंड, उसको डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ रहा क्या, वो आपका एवरेज वर्कफोर्स बन जाएगा, क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा? पर अपने पास नंबर ऑफ सेपरेशंस और नंबर ऑफ एक्सेशंस है क्या, अपने को क्या क्या लगता, नंबर ऑफ सेपरेशंस लगता, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट लगता और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट लगता, अपने को अब ज्वाइंट और लेफ्ट को डिवाइड करना पड़ेगा तीनों में, समझ में आ रहा क्या, ज्वाइंट एक्सेशन हो जाएगा, और लेफ्ट को सेपरेशन, जरूरी है कि लेफ्ट में सेपरेशन, लेफ्ट की जगह पे कोई ज्वाइन हुआ होगा तो रिप्लेसमेंट का बंदा बन जाएगा ना, ये सोचा क्या किसी ने, अगर मेरे 90 छोड़ के गए उसके बदले 1620 ज्वाइन हुए, इसका मतलब क्या है, 1620 में ऐसे 90 है जो छोड़ के गए थे उसके बदले ज्वाइन हुए, ये सोचा क्या कभी, मैं बताती हूँ ना, इजी है, थोड़ा सा लॉजिक है और इजी है, ये समझा के पहले सबको, यहाँ तक के किसी को डाउट है क्या कोई, तो यहाँ तक के लिख ले पहले टेबल, ठीक है, चलो ओपन योर बुक्स, ओपन योर रजिस्टर, ओपन योर बुक्स, ये टेबल कैसे फिल करोगे और उसको एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, ये टेबल कैसे फिल करोगे आंसर में और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो ये टेबल पूरा विथ ऑल द फिगर्स लिख लो बना के, ये डब्बा पूरा बनाना है, कितना जितना मैंने हाईलाइट किया है वो पूरा अलॉन्ग विद द फिगर्स जो अपन ने निकाले, फिर उसकी वर्किंग नोट लिखवाती हूँ, फिर अपन लिखेंगे कि कैसे उसको बाइफरकेट करना है, ठीक है, लिखो लिखो, ओपन योर बुक्स, क्विकली राइट इट डाउन, थोड़ा फास्ट करो, 1 बज गया है ऑलरेडी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे है, अपने को फटाफट वाइंड अप करना है, खाली एक ही रिक्वेस्ट है, इसके नीचे एक टोटल का कॉलम बनाना, इन सब के नीचे एक टोटल का कॉलम बनाना सब लोगों का, अपने को ज्वाइनिंग की भी टोटल चाहिए, लेफ्ट की भी टोटल चाहिए, ओपनिंग की भी टोटल चाहिए, क्लोजिंग की भी टोटल चाहिए, हाँ सिर्फ जितना हाईलाइट किया है बस उतना ही लिखना है, लिखो लिखो लिखो,
लिख लिया? टोटल लिख ली? लिख लिया क्या? जल्दी जल्दी लिखो मेरे भाइयों और बहनों। क्या तकलीफ हो गई लाइफ में? सेपरेशन क्या? परसेंटेज? 16.35 आगे क्या रहा? लगाया भैया ने दिमाग। हो गया क्या? हो गया क्या? हाँ चलो, अब उसके नीचे लिखो नोट्स। नोट्स। ओ मेरे भाइयों, बातें कम करो, लिखो नोट्स। सबसे पहली नोट किस चीज की बनेगी? हाँ, एंड नो न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन। नो नो है, नो नो।
लिखा? ये ऐसा टेबल बनाना है आपको, समझा क्या? अब ये टेबल में पर्टिकुलर्स में सीक्वेंस में लिख लो जो क्वेश्चन में दिया है, रिकॉर्ड क्लर्क, ह्यूमन रिसोर्स, वो पूरा छापना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा दिक्कत। टोटल ज्वाइंट आ सकता, हाँ आ सकता, डेफिनेटली आ सकता। आप पूरा पूरा लिखो बोला। पूरा पूरा नाम लिखो आप। अब टोटल जॉइंट का कॉलम भरो साथ साथ में। टोटल जॉइंट आपने लिखा ना टेबल 1 में अभी। अभी मेरे को बताओ आपका टोटल ऑफ लेफ्ट कितना आ रहा? 315 लोग छोड़ के गए। और वो 315 लोग जो छोड़ के गए, या तो वो ऐसे लोग होंगे जो छोड़ के चले गए, या तो वो ऐसे लोग होंगे जो छोड़ के गए जिसके बदले कोई ज्वाइन हुए होंगे। समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है बात? तो आइडियली कंपनी से छोड़ के तो पूरे 315 गए, तो सेपरेशन में वही आंकड़े कॉपी पेस्ट करो। सेपरेशन में लेफ्ट लिखो, कितना कितना है लेफ्ट? ठीक है, लिख लिया। अब शुरू होगा गेम। ये दोनों कॉलम फिल कर लिए सब जनों ने? सब जनों ने ये पूरे दोनों कॉलम फिल कर लिए क्या? कर लो जल्दी से जिसका बाकी है, अब क्योंकि गेम शुरू होने वाला है। लिख लिया सबने? अब पूरा फोकस बोर्ड पे, पूरा फोकस बोर्ड पे, कोई भी नीचे नहीं देखेगा, सामने देखो। निहाल, समर्थ, ये ऐसे बैठा हो तो क्या ही फोकस रहेगा तुम्हारा। हाँ चलो, अथर्व बंद करो। अभी मेरे को बताओ, 90 लोग छोड़ के गए और
1620 लोग ज्वाइन किए, इसका मतलब 1620 में वो 90 हो सकते हैं जो छोड़ के गए उसके बदले आए, हाँ या नहीं? चांसेस है या नहीं है? तो फिर रिप्लेस में 90 लिख दो। बेसिकली क्या किया मैंने, सेपरेशन और ज्वाइंट, कौन हायर है, कौन हायर है? इफ ज्वाइंट इज हायर, टोटल ऑफ ज्वाइंट इज हायर देन सेपरेशन, क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से दो, जितने लोग टोटल जो ज्वाइन हुए हैं वो सेपरेशन से ज्यादा है, इसका मतलब जो सेपरेशन वाले हैं वो रिप्लेसमेंट वाले हैं। समझ में आया क्या? दिमाग लगा रहा है क्या कि नहीं लग रहा है दिमाग? अब मेरे को बताओ, सेकंड के केस में बताओ कितना आएगा, आएगा क्या, आएगा क्या? ज्वाइन कितने लोगों ने किया, 30 लोगों ने किया, जबकि छोड़ के कितने गए, तो 90 में से 30 ही ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन होकर रिप्लेस हुए। समझ में आया क्या? तो रिप्लेसमेंट कितना हो गया, 30, और बाकी के जो 60 है वो क्या है, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, नॉर्मली जो चले गए उसके रिप्लेसमेंट कोई नहीं आया। समझ में आ रहा क्या, लॉजिक समझा क्या? अभी ये दोनों में यहाँ पे तो न्यू ज्वाइन ही डैश हो जाएगा क्योंकि जितने ज्वाइन किए पूरे रिप्लेस थे। अभी वहां पे कितना आएगा, 1530, हाँ 1530, हाँ 1530 न्यू ज्वाइनिंग। अभी मेरे को बताओ थर्ड केस में सेपरेशन है क्या कुछ, यानी कोई गया क्या, तो रिप्लेस होने की बात है क्या? जहाँ कोई गया ही नहीं तो रिप्लेस किसको करेंगे? समझ में आया क्या? तो रिप्लेसमेंट 0, तो न्यू ज्वाइनिंग कितने, 90। समझ में आ रहा है क्या सबको? लिखने को बोला क्या मैंने? कितने लोगों ने पेन उठा के लिखना चालू कर दिया है, किस खुशी में कर रहे हो? मैंने क्या बोला था, फोकस पूरा बोर्ड पे। मैं आपको बता रही हूँ अभी बहुत मजाक लगता है, ये बहुत इजी है अभी दिखने को, पर जब तुमको लिखने को आएगा ना बहुत दिक्कत जाएंगी। अच्छे अच्छे बच्चे मैं क्वेश्चन में देखी हूँ जो डूब गए, सच्ची में। अभी मेरे को बताओ नेक्स्ट केस में क्या होगा, रिप्लेसमेंट 0, नहीं नहीं, डैश डैश कैसे, डैश डैश कैसे, रिप्लेस कैसे हो रहे मैडम? ये एक ही केस है जहाँ पे आपको सेपरेशन नहीं देखना है क्योंकि ज्वाइन ही है क्या, विच एवर इज लोअर बोला ना मैंने देखने को, अगर ज्वाइन ही है ही नहीं तो फिर कुछ रिप्लेस हुआ होगा क्या? या तो ज्वाइन ही बड़ा रहेगा तो सेपरेशन देखना, ज्वाइन ही छोटा रहेगा तो ज्वाइन ही इज इक्वल्स टू रिप्लेसमेंट बन जाएगा, पर अगर ज्वाइन ही है ही नहीं तो रिप्लेस हुआ क्या, नहीं, जो छोड़ के गए वो छोड़ के ही चले गए, उसके बदले कोई आए ही नहीं। और आप देखो ये तो वही है ना लिटिगेशन अटर्नी, ये तो बंद कर दिया ना, तो इसमें ज्वाइन ही आना चाहिए क्या? समझ में आया क्या? समझा ये टेबल कैसे फिल किया मैंने? ये टेबल आप लोगों को बनाना है, लिखो, टेबल कॉपी करो, और इसके नीचे लास्ट इसमें टोटल, हम्म 1686, अरे 165 और 1686 है ना, ऐसे बोल रहे हो ना, हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, पर पूछा क्या है उन्होंने, आपने वो देखा क्या पूछा क्या है, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट यूजिंग रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन, तो पहले तो रिप्लेसमेंट से निकालो और सेपरेशन से निकालो, फिर क्या बोला, वेरीफाई लेबर टर्नओवर रेट यूजिंग फ्लक्स मेथड, मतलब अपने को जो उसने कैलकुलेट किया 24 पॉइंट कितना था 92, वो उससे मैच हो रहा है या नहीं अपने इससे, तो अपने को 3 से निकालना है, रिप्लेसमेंट से निकालना है, सेपरेशन से निकालना है और फ्लक्स से निकालना है, और फ्लक्स से अपना जो आंसर आ रहा है अगर उनके आंसर से मैच हो रहा है इसका मतलब उसने सही निकाला, अगर नहीं हो रहा है तो भैया ने गड़बड़ करी है, समझा क्या? तो ये आप आगे का सॉल्व करके लाओगे, ये
बैलेंस पार्ट होमवर्क है, ठीक है। ये लिख लिया सबने? आपकी ओपनिंग की टोटल कितनी है और क्लोजिंग की कितनी टोटल है एट द एंड? हाँ, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। समझा क्या सबको? कोई डाउट है किसी को?